हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं आज। माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले एक टॉपिक बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो आज के लेक्चर में अपन डील करते हैं दिस टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हमको एक बात ये पता है कि एटम प्रोवाइड द लाइन स्पेक्ट्रम वेयर मॉलिक्यूल प्रोवाइड द बैंड स्पेक्ट्रम। इन केस ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द रेंज। द रेंज वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज लाइन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना, कुछ लाइन शार्प आती है और कुछ अपने को ब्रॉड पीक देखने को मिलते हैं। तो जो लाइन शार्प आती है वो तो ठीक है, लेकिन जो लाइन ब्रॉड आती है स्पेक्ट्रम के अंदर वो रेंज में एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन अ रेंज देन इट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अब दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अपने को ये कारण ढूंढना है कि स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ क्यों आती है, ठीक है ना, एज वेल एज स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कब होती है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी को डिसाइड करते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का गैप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। E1 ग्राउंड स्टेट लेवल है, E2 एक्साइटेड स्टेट लेवल है। कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, बट जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम बहुत कम समय तक रहता है, दैट इज सपोज टू बी अनस्टेबल। कुछ बुक्स के अंदर आता है -3, -5, -7 सेकेंड। इतने कम समय तक एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, रुकता है, उसके बाद में वापस कहाँ पर चले जाता है, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड स्टेट। जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज E=h²। ठीक है ना। एक बात ये भी इससे पहले के लेक्चर में मैं तुमको बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट लेवल में, तो जितना वो एनर्जी का गैप है उतना कम से कम तुमको रेडिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी रेडिएशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता नहीं। पर्टिकुलर एनर्जी गैप जितना है उसके हिसाब से वो जो डेल्टा ई आता है उस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। फिलहाल अपन लाइन स्पेक्ट्रम पर या एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर बात नहीं करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम वही पुराने कंसेप्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो पढ़े थे तुमने 11th क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज वगैरह, वो नहीं। अभी हम यहाँ पर डील करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पर तुमको एक स्पेक्ट्रा का पीक दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेक्ट्रा का पीक है ये यहाँ पर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये रेंज में एब्जॉर्प्शन हुआ है, ब्रॉड दिखाई दे रहा है ना पीक। क्या दिखाई दे रहा है, ब्रॉड पीक दिखाई दे रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ लाइन विड्थ। क्या कारण है कि ये लाइन विड्थ देखने को मिलती है। सीधी सीधी बात है कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन शार्प है तो उसकी कोई लाइन विड्थ नहीं रहती है। जैसे तुमको पहली लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, दिस वन, यहाँ पर सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर लाइन विड्थ नहीं है, शार्प लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वो ब्रॉड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेंज में हो रहा है। कैसा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन रेंज के अंदर हो रहा है। यहाँ पर सी दिस डायग्राम। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अगर अपन छोड़ दे तो बाकी बात करते हैं अपन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आता है मतलब वही बात कि एब्जॉर्प्शन रेंज के अंदर होता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, रेंज के अंदर होता है, ब्रॉड लाइन अपीयर होती है। तो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन 3 मेन फैक्टर। पहला फैक्टर है डॉपलर ब्रॉडनिंग, ठीक है। दूसरा फैक्टर है लाइफ टाइम ऑफ ब्रॉडनिंग, एंड थर्ड वन इज कोलिजन ब्रॉडनिंग और नेचुरल लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। सो ये 3 फैक्टर अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। व्हाट डू मीन बाय डॉपलर, व्हाट डू मीन बाय लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, या कितना समय उसने गुजारा वहाँ पर, टाइम स्पेंड बाय द एटम्स इन एनर्जी स्टेट। लाइफ टाइम कितना है, वही जो मैंने तुमको बताया एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पर वो कितने समय तक रहता है। और लास्ट वाला फैक्टर है डेट इज कॉल्ड एज कोलिजन ब्रॉडनिंग। तो एक एक फैक्टर पाओ अपन। पहला फैक्टर है डेट इज कॉल्ड एज कोलिजन ब्रॉडनिंग। तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे होंगे, आई होप इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 के भी तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए होंगे। जब अपनी क्लास शुरू होंगी तो मैं सबकी नोटबुक एक बार देख लूँगा कि तुमने डेट वाइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए या नहीं किए। राइटिंग शिवाय पर्याय नहीं, राइटिंग से केमिस्ट्री में परफेक्शन आता है, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट बिल्कुल 100% नोट करना ही चाहिए। शॉर्ट पॉइंट भी नोट कर सकते हो तुम। फिलहाल तो पहली बार पढ़ा है तो बहुत सारे मैटर अपने पास में होना चाहिए। खुद की हैंडराइटिंग है, सेल्फ हैंडराइटिंग में। ओके, सो विल डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द रीजनिंग ऑफ लाइन विड्थ। क्यों लाइन की विड्थ आती है, क्यों उसका रेंज में एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला फैक्टर है डेट इज कॉल्ड एज कोलिजन ब्रॉडनिंग। कैसा होता है, व्हेन वी रिकॉर्ड एनी स्पेक्ट्रम इन गैसेस और लिक्विड स्टेट, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन।
जैसा तुमने फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे, उसके अंदर रैंडम मोशन पर केटीजी जिसको अपन कहते हैं ना, गैसेस के अंदर रैंडम मोशन रहती है, वही कंसेप्ट है। एंड ड्यू टू देयर रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने के बाद वो अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। ये टॉपिक मैं बताता तुमने कहाँ कहाँ पर पढ़े होंगे। ये टॉपिक फिजिक्स में केटीजी में भी दिया हुआ है, और इस टाइप के कंसेप्ट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी दिए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। जब मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। सो this molecular collision changes energy level, therefore absorption takes place in a range and the width of spectral line increases। समझ में आ रहा क्या, कि गैसेस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, क्योंकि ये स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, स्पेशली गैसेस स्टेट के अंदर। सो रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, सो दे कोलाइड विथ ईच अदर, और जैसे जैसे एक दूसरे के साथ वो कोलाइड होते हैं, वैसे वैसे अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेंज में होता है। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो कॉल्ड कोलिजन ब्रॉडेनिंग। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, नाम तो सुने होंगे तुमने उसका, डेट इज़ कॉल्ड एज डॉपलर, ठीक है ना। उसने इफेक्ट दिया था, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब और इमिटेड रेडिएशन चेंज होती है व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सर बोलना समझ में नहीं आया, क्या बोले आपने? समझाने का तात्पर्य ऐसा है, अपना मीनिंग ऐसा है। सपोज रेलवे स्टेशन पर अपन खड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक ट्रेन आ रही है, दूर से ट्रेन आ रही है, अपन तो अपनी जगह पर साइलेंट है, अपन अपनी जगह पर रुके हुए हैं। वो ट्रेन की आवाज़ वो ट्रेन के लिए कांस्टेंट होंगी, बट अभी फ़िलहाल में जब वो ट्रेन अपने पास में आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, कभी अपने को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देंगी, कभी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देंगी। धीरे 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 व्हेन ट्रेन कम क्लोज टूवर्ड्स अस, सो अपने को उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है, साउंड की जो आवाज़ है, वो ज़्यादा सुनाई देंगी। फिर जैसे जैसे ट्रेन दूर जाएंगी, वैसे वैसे उसकी आवाज़ में अपने को चेंज दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन टूवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। इट इज़ कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तुम चाहे तो ये वाली डेफिनेशन याद भी कर सकते। एक अचानक चेंज, अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। वो ट्रेन मोशन में है, अपन अपनी जगह पर कांस्टेंट है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। व्हेन मॉलिक्यूल, लक्षात ठेवा, व्हेन मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड्स द सोर्स देन इट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, and when molecule move away from the source then it absorb less energy. As a result absorption takes place in a range, and again we have the concept of range or width of spectral line. अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? जब द सोर्स आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सो डेफिनेटली एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम ज़्यादा होता है, मतलब रेंज में होता है। दैट इज कॉल्ड एज डॉपलर ब्रॉडनिंग और डॉपलर इफेक्ट। सो इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन तुम याद रख सकते हैं। इट इज द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिकुलर मोशन टूवर्ड द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखो, ये दिखाई दे रहा है तुमको, यहाँ पर एक कोई बस है और यहाँ पर XYZ पर्सन खड़ा है, ये दूर है, तो ये यहाँ पर कुछ तो भी आवाज़ कर रहा है ओ ई करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन को आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग सुनाई देंगी। सो एब्जॉर्प्शन रेंज में होता है, इस टाइप का एक कंसेप्ट है। डेट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर ब्रॉडनिंग, एंड वी हैव द विड्थ और रेंज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा वैसा मॉलिकुलर स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम शार्पनेस ऑफ द स्पेक्ट्रम इट इज़ इसेंशियल टू वर्क एट लो टेम्परेचर। बराबर है कि नहीं? तुमको कैसा करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम शार्पनेस अपने को ऑब्टेन नहीं होगी। शार्पनेस ऑब्टेन करने के लिए कम टेम्परेचर पर काम करना पड़ता है। सीधी सीधी बात है, अगर कम टेम्परेचर पर तुम काम करते हैं तो मॉलिकुलर कोलिजन वगैरह कम होते हैं। वन मोर कंसेप्ट इज दैट इज कॉल्ड एज लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाइजेनबर्ग नाम तो सुने होंगे इसका, अनसर्टेनिटी, बाकी तो दुनिया की कोई चीज़ों की सर्टेनिटी नहीं है, बट ये प्रिंसिपल ज़रूर सर्टेन है। इसका नाम है अनसर्टेनिटी लेकिन, ना, बट ये प्रिंसिपल बड़ा सर्टेन है, ठीक है ना।
ये तुमने इस टाइप में पढ़े होंगे पहले की क्लासेस में, बेसिक फंडामेंटल में, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विथ रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। एक समय में तुम पार्टिकल की पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को या मोमेंटम को, वेलोसिटी या मोमेंटम को एक समय में एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तुमने एक रिलेशन भी पढ़े होंगे, डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेल्टा पी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एक साथ दोनों को डिटरमाइन करना मुश्किल है। उसका एक दूसरा फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेल्टा टी। यानी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और ये टाइम, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शन करते हैं। ठीक है। सो लाइन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। व्हेन लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन डेफिनेटली डेल्टा ई इज लेस। ठीक है ना। लाइफ टाइम मैं सपोज इसको डेल्टा टी से डिनोट कर रहा हूँ, तो डेल्टा ई अगर कम रहता तो डेल्टा टी ज़्यादा रहता, वाइस वर्सा। दैट इज कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो ये भी स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ पर या ब्रॉडनेस जो है उस पर ये फैक्टर डिटरमाइन करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 3 फैक्टर अपन ने आज डिस्कस किए। पहला फैक्टर था कोलिजन ब्रॉडनिंग, दूसरा फैक्टर था डॉपलर इफेक्ट, और तीसरा फैक्टर था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे अपन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पर। ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। उसमें से 2-3 फैक्टर तुम्हारे पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज बियर लंबर्ट्स लॉ। वो तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है, वो भी तुम्हारा पड़ा हुआ है। और फिर अपन शुरुआत करेंगे काय की, रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मेरी तुमसे ये अपेक्षा है कि तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसे नोट करना और सिस्टमेटिक वे में अपनी स्टडी को चलने देना। ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।